चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं वेक्टर आखिर होता क्या है। तो वेक्टर में दो चीज होते हैं, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। आपको हमेशा कोई भी वेक्टर हमेशा आपको मिलेगा किस फॉर्म में, आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में। लाइक जैसे A1 आई कैप है, B1 जे कैप है और C1 आपका हो गया के कैप। हमेशा बाहर वेक्टर आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। अगर इसका हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से या फिर सिंपल ए से। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है अंडर रूट सबकी कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इससे हमको क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई वेक्टर है तो हम लोग जानते हैं वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर में, टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, बहुत सारा टाइप होता है वेक्टर का, लेकिन हम लोग जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर निकालने का, जिस यूनिट वेक्टर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग एक कैप से। कोई वेक्टर है उस पर कैप लगा दे तो समझ जाना हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड, मतलब सिंपल वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है आपका 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, अगर हमको इसका चाहिए यूनिट वेक्टर, उसके फाइंड यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर की जगह ना एक और वर्ड यूज करते हैं, और में लिखा रहेगा आपको इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जब भी आपको ये मिले इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर तो समझ जाना आपको यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहे हैं। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सिंपली बोले तो ए कैप। कैसे निकालेंगे, वो वेक्टर एज इट इज जो वेक्टर दिया हुआ है वो बाय में इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप बाय में इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 2i कैप प्लस माइनस का जे कैप प्लस का के कैप बाय में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 411 बोले तो 6। अब आप ऐसे लिख सकते हैं या इंडिविजुअली रूट 6 से सब में डिवाइड कर दीजिए तो आगे एक और स्टेप अच्छे से लिख सकते हैं। तो 2 बाय में रूट 6 आई कैप माइनस 1 बाय में रूट 6 जे कैप और प्लस 1 बाय में रूट 6 के कैप। इससे हमको यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा और ये इसका हो गया फॉर्मूला। इसको ध्यान में रखेंगे। बस यूनिट वेक्टर के लिए यही, बस आपको ये डायरेक्शन बताएगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है आई कैप जो आप लोग पढ़े होंगे, जे कैप, के कैप। ये सारा क्या बताता है आपको, डायरेक्शन को बताता है। कैसे वो देखो, अब अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ हो तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आई कैप। वाई एक्सिस की तरफ हो इसमें लगाएंगे जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ हो, ये जेड एक्सिस एक्चुअली किधर है, अबव द प्लेन, इस प्लेन के अबव है, ऐसे इस डायरेक्शन में। ये जेड एक्सिस हो गया, तो जेड एक्सिस की तरफ कोई वेक्टर हो तो उसमें लगाते हैं के कैप। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या बताया, डायरेक्शन को बताया। इसीलिए आई कैप, जे कैप और के कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा आई का मैग्नीट्यूड चाहे जे का मैग्नीट्यूड चाहे के का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, आपको 1 होगा। बस इतना ही जानना था इसमें। तो पहला टाइप हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ लिए। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर।
देखो पोजीशन वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, मैक्सिमम केस में पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको 2 पॉइंट गिवन होगा, यहाँ एक पॉइंट है, आपको यहाँ क्या है बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z। अगर आपको चाहिए ए बी वेक्टर, इसी ए बी वेक्टर हम लोग पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, आर वेक्टर भी बोल सकते हैं। वो निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो x2 x1, जैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x2 x1, और अगर ये x कोऑर्डिनेट को माइनस करें तो इसमें लगाएंगे i कैप, ऐसे ही y2 y1 j कैप और z2 z1, ये हो गया k कैप। बस इतना ही निकालना। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ab का मॉड पूछ दे आपको, तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबके अंडर रूट सबके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही z2 z1 का होल स्क्वायर। इससे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो जब 2 पॉइंट पता हो तो अगर ये वेक्टर निकालना हो तो ये वेक्टर निकाल सकते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। चलिए ये भी टाइप समझ में आ गया, बोलो बोले करें सर। तो पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड मतलब जैसे यूनिट वेक्टर में क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक। तो ये पोजीशन वेक्टर में क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर मतलब ए से बी तक का जो हम लोग जो वेक्टर दिखाएंगे, वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, ए से बी तक का ए बी वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर हम लोगों को पोजीशन वेक्टर बताएगा कि इसका पोजीशन क्या है, ए और बी का पोजीशन क्या है। तो उसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे, वो ए बी वेक्टर। ठीक है। अब अगला बात, तीसरा टाइप कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर को अदर में हम लोग पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है पैरेलल वेक्टर, सिंपल में बोले तो अगर कोई वेक्टर ए गिवन है और कोई दूसरा वेक्टर बी गिवन है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी का कुछ टाइम्स हो जाए, मतलब वेक्टर बी का लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी हो जाए, और लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा एनी कांस्टेंट, लैम्डा क्या हो जाएगा, एनी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, इस फॉर्मेट पे कोई भी मिले वेक्टर, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का 2 गुना 3 गुना या -3 गुना हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे तब इन दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा, आपस में कोलिनियर कहलाएगा। ये तो होगा इस तरीके से, हम लोग वेक्टर के फॉर्म में निकालना हो तब निकाल देंगे। और सिंपल वे में सेकंड मेथड कैसे चेक करेंगे, अगर आपको ए वेक्टर दे रखा हो a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, और आपका वेक्टर बी दे रखा हो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब अगर हमको देखना है कि अगर a और b कोलिनियर है, तो कोलिनियर चेक करने के लिए बस हम लोग कोएफिशिएंट का रेशियो देखते हैं। a1 बाय में a2 उतना ही होना चाहिए जितना b1 बाय में b2, और उतना ही c1 बाय में c2, बस इतना आप चेक कीजिए। आपको अगर ये तीनों सेम आ गया तो हम लोग बोल देंगे a और b आपस में क्या है, कोलिनियर। बस ये हो गया, समझ आ गया, बोलो। यस सर। तुमको आ गया, या तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ गुना होना चाहिए, या फिर रेशियो सबका सेम होना चाहिए, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर। चलिए अब बात करते हैं अगला हेडिंग, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में हम लोग आखिर एंगल कैसे निकालते हैं। तो सिंपल वे में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको जैसा पता है कि अगर कोई वेक्टर को रे से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं। तो अगर दो वेक्टर बीच का एंगल निकालना हो तो या तो हेड हेड साथ में होना चाहिए या टेल टेल साथ में होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जैसे छोटा सा एग्जांपल से क्लियर करते हैं, अगर आपका वेक्टर ये ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो ऑफ कोर्स इसके बीच में दोनों का यहाँ टेल टेल साथ में है, तो ये जो बीच का एंगल थीटा होगा, यही दोनों के बीच का एंगल भी हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे अगर ये वेक्टर मान लो ये ए है, ये आपका क्या है, एंगल बी है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, बीच का एंगल दे रखा है 110। आपको अब ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। तो अब है कि वेक्टर को हम लोग ना पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, पैरेलल शिफ्ट समझते क्या होता है। पैरेलल शिफ्ट का मतलब है कि दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से क्या होना चाहिए, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो इसको उठा के हम लोग आगे भी रख सकते हैं, बशर्ते मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहना चाहिए, पीछे भी रख सकते हैं, जस्ट इसके पीछे इधर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, मतलब पैरेलली कहीं भी, बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बेसिस पे
इस ए वेक्टर और बी वेक्टर में यहाँ तो एंगल देखने के लिए या तो हेड साथ में होना चाहिए या टेल साथ में होना चाहिए, बट ऐसा केस नहीं है, यहाँ हेड और टेल साथ में। तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ताकि हेड और टेल साथ में हो वो कर देंगे। क्या करेंगे, वेक्टर ए को उठा के आगे रख देंगे, यहाँ ले आए, यहाँ लगे तो इसका काम खत्म। अब देखिए इस वेक्टर बी का भी टेल और ए का, ये वेक्टर ए जो है उसका भी टेल, दोनों का टेल साथ में हो गया। अब ये एंगल जो होगा, ये एंगल यही इसका वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो बताइए एक स्ट्रेट लाइन पर 180, तो ये 100 कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ थीटा आपको हो गया 70 डिग्री। और कोई दिक्कत, ये था दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए पैरेलल शिफ्ट के मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं, या तो टेल या हेड साथ में होना चाहिए, तभी हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल बता सकते हैं। एंगल समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग एडिशन। एडिशन में आप लोगों को एंगल आना ही चाहिए निकालने के लिए, इसीलिए पहले एंगल बता दिए। अब बात करते हैं जो यहाँ में स्टार्ट हो गया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, मतलब सिंपल बोले तो अगर ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर आपका बी है, तो हमको चाहिए ए प्लस बी, दो वेक्टर को जोड़ेंगे, इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये a प्लस बी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहां स्मॉल a है तो बताए थे स्मॉल a स्मॉल b, ये सब बताएगा मैग्नीट्यूड को। तो ये किसका मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का, और स्मॉल b का आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और थीटा होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वही आपका थीटा बताएगा। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी दोनों का टेल साथ में, तो ये एंगल का बीच का ये थीटा हम लोग यूज कर लेंगे। अब ये तो हो गया दो वेक्टर को जोड़ने पर क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर को जोड़ने पर ये क्या निकल के आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो। अब दो वेक्टर को जोड़ने पर भी वापस तो वेक्टर ही मिलेगा। अब दो सेम चीज को जोड़ते हैं, मान लो कोई मीटर में मीटर को जोड़ेंगे तो वापस से मीटर मिलेगा, तो वेक्टर को वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो वापस से हमको वेक्टर ही मिलना। जैसे दो फोर्स को ऐड करेंगे तो वापस से फोर्स मिलता है। अब दो वेक्टर को जोड़ने पर अगर वेक्टर मिलेगा तो उसमें तो दो चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो सिंपल बोले तो a प्लस बी जोड़ने पर दो चीज आएगा, तो वापस से क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो ये वेक्टर में दो चीज होगा, पहला तो मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा इसमें डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकालने का भी जस्ट फॉर्मूला पड़े, अंडर रूट क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट अगर हमको डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन के लिए क्या अप्लाई करेंगे, मतलब दो वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब दोनों को जोड़ने पर आके नेट फोर्स किधर मेरा गया, तो वो देखने के लिए हम लोग डायरेक्शन किधर किस डायरेक्शन में होगा उसके लिए क्या अप्लाई करते हैं। सिंपल है, आसान लैंग्वेज में बोले तो या तो आप हेड टेल साथ करो या टेल हेड को साथ करो। देन फर्स्ट वेक्टर के हेड से, फर्स्ट वेक्टर के टेल से, सॉरी टेल से सेकेंड के हेड को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सेकेंड हेड को ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, दो वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट किधर आएगा। जैसे एग्जांपल से यहां समझते हैं, यहां वेक्टर ए है मेरा, ये वेक्टर था मेरा बी। अब दोनों को जोड़ने पर रिजल्टेंट आखिर किस डायरेक्शन में आएगा, तो देखो उसके लिए या तो हेड टेल या टेल हेड साथ में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों का टेल टेल साथ में। तो हम क्या करेंगे, हेड टेल या टेल हेड को साथ में करेंगे, तो वही रूल वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट, इस बी को हम लेके आके आ गए यहाँ, देखो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, बी यहाँ आ गया, तो इस बी का रोल खत्म। ठीक है, अब देखिए इस वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल साथ में हो गया, देखो हेड टेल साथ में हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, देन फर्स्ट वेक्टर के टेल से, फर्स्ट वेक्टर ए है मेरा, उसके टेल यहाँ है, उसके टेल से सेकंड वेक्टर के हेड यहाँ है, इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। यही मेरा निकल के आएगा कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे मतलब ए प्लस बी का डायरेक्शन, दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका ये डायरेक्शन निकल के आएगा। ये तो सिंबल वे में दिखा देंगे रे ड्रॉ करके। अब हमारा जैसे फॉर्मूला से निकालना हो तो ये एंगल, ये वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को हम लोग एंगल अल्फा मानते हैं। तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा बाय में a प्लस बी cos थीटा।
इससे भी हमको निकल के आ जाएगा कि रिजल्टेंट आखिर किस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल मतलब रिजल्टेंट उस वेक्टर के साथ कितना एंगल पे जा रहा है वो एंगल निकालेंगे tan अल्फा बराबर 20 sin थीटा। और ये थीटा जो होगा वो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, जो ये है, ये पूरा एंगल, क्योंकि एंगल देखने के लिए दोनों वेक्टर का टिल्टर या हेड साथ में होना चाहिए, तो यही बीच का एंगल हो जाएगा, ना कि यहाँ एंगल ये नहीं कंसीडर करेंगे, ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये हो गया अल्फा, आपको अल्फा। ये अल्फा क्या है, रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल, और ये जो है पूरा वो थीटा वो है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जो यहाँ यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो देख रहे, दो वेक्टर को जोड़ने पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और किस डायरेक्शन में होगा वो ऐसे ड्रॉ करेंगे, और फार्मूला से अगर डायरेक्शन निकालना हो तो tan अल्फा बराबर ये अप्लाई कर देंगे, तो हमको एंगल से पता चल जाएगा कितना एंगल पर रिजल्टेंट आखिर निकल के आएगा। चलिए, तो एडिशन समझ में आ गया। बस सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है, एग्जैक्ट ऐसे ही है, बहुत आसान है सब्ट्रैक्शन। फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, देखो हम लोग एडिशन का ही इसमें भी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का मतलब हुआ कि वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर बी के साथ। तो बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी, तो हमको ए में जोड़ना है माइनस बी को। अब बताते हैं हम लोग माइनस बी होता क्या है। देखिए, अगर आपका ये वेक्टर ए है तो माइनस लगाने में क्या होता है ना, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर आपको कोई देखिए माइनस ए क्या होगा, तो बस इसके जस्ट अपोजिट ये हो गया आपका माइनस ए। जैसे और एग्जांपल बोले तो अगर आपको मान लो ये ए बी वेक्टर है, ये ए और बी दिए, ये बी वेक्टर है, तो आपको पूछे बताइए बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। या ए बी वेक्टर ये हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, बी ए वेक्टर। या बी ए वेक्टर को गौर से देखो क्या लिख सकते हैं, अगर ये ए बी वेक्टर है तो उसमें माइनस लगा देंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब हम बी ए को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनस का ए बी, क्योंकि ए बी में अगर ये आपका ए बी वेक्टर है, ये आपका क्या है यहाँ लिख देते हैं, अगर ये आपका ए बी वेक्टर है तो उसमें माइनस लगाने पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है माइनस लगाने पर। तो इसमें देखो माइनस लगा के डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए, तो बी ए को माइनस के ए बी भी लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चंस बनाने में आसान होगा, सोल्व हो कैसे हम लोग ए बी को माइनस बी ए लिखने को दोनों सेम आ जाता है। मतलब सिंपल बोले तो माइनस लगाने से बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ भी वही ए में अब ऐड करना है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ऐड का ही पढ़े हैं, ए में ऐड करना है माइनस बी। ठीक है, देखते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या है बी। हमको ए में बी को जोड़ना है, तो सबसे पहले आखिर ए में जोड़ना है बी को नहीं माइनस बी को, तो पहले माइनस बी निकालेंगे। अगर बताइए बी इधर है तो माइनस बी क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका हो गया माइनस का बी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही सेम होना चाहिए, ये आपका हो गया माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड के लिए कंडीशन क्या बताए, दोनों का हेड टेल या टेल हेड साथ में होना चाहिए, यहाँ नहीं है। अब इसका काम खत्म, ये माइनस बी निकल के आ गया, ए में ऐड करना है माइनस बी को, तो दोनों वेक्टर का टेल साथ में, यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या करें, इस वेक्टर बी को उठा के लेके आ गए हैं माइनस बी को। माइनस बी को उठा के लाने से यहाँ से क्या फायदा हो गया, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल साथ में आ गया। इससे फायदा क्या हुआ कि अब बोल सकते हैं कि जब हेड टेल या टेल हेड साथ में होता है, देन फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं, तो यही मेरा रिजल्टेंट का आता है डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन आया किसका, ए माइनस बी का डायरेक्शन निकल के आ गया। बोलो कोई दिक्कत? अब निकालेंगे कैसे मैग्नीट्यूड, उसके लिए वही फॉर्मूला अंडर रूट, बस बी की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। बस इतना ही होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। बस एडिशन के मेथड से सब कुछ हम लोग निकालें। बस बी माइनस बी को यहाँ लिख दिए, यहाँ ए प्लस ऑफ माइनस बी, वापस से मल्टीप्लाई करना माइनस बी ही आएगा, तो ए में ऐड करना था माइनस बी को, ऐड वाला अप्लाई कर दिया सारा मेथड, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम दे रखा है, कितना 5 फीट, और एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री कितनी एंगल, मतलब ए और बी के बीच में 60 डिग्री एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या कहिए मैंने, ए का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना बी का मैग्नीट्यूड है, वो दे रखा है कितना 5, और दोनों के बीच एंगल थीटा दे रखा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़े थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पुट करते हैं हम लोग ए की जगह,
बताए थे मॉड ए को हम लोग सिंपल ए भी बोलते हैं। तो ये आ गया आपका कितना 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और cos 60 का कितना होता है मान बताइए। cos 60 का देखिए 25 प्लस 25 प्लस 25 50 इंटू cos 60 होता है आपका 1/2। ये हो गया कितना 25 ऐड करो कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना 75 बस हो गया। ये आपको निकल के आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब पूछ रहा है दूसरा कि वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो आया उसका किसी एक वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा। आपको याद करो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, बीच में आया था आपका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट और इस वेक्टर के बीच एंगल अल्फा माने थे। तो tan अल्फा का फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या होता है b cos थीटा b sin थीटा बाय में a प्लस b cos। अप्लाई करते हैं हम लोग। तो tan अल्फा आपको b कितना दे रखा है 5, तो 5 इंटू एंगल यहाँ बताए थे थीटा वही लेंगे जो है यहाँ एंगल दे रखा है, कितना हो जाएगा sin 60 बाय में 5 प्लस 5 इंटू cos 60। पुट कीजिए सब समान कितना आ जाएगा देखिए 5 इंटू साइन 60 का हो गया √3/2 और नीचे 5 प्लस 5 इंटू cos 60 1/2। ऐसे नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया ये ऊपर में 5 √3/2 नीचे में ये 10 प्लस 5 15/2 2 से 2 कैंसिल बन गया 5/15 √3। रेशनलाइज करोगे मल्टीप्लाई करोगे या ये कितना √3/3 तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ऊपर में 3 से 3 ये कैंसिल बन गया 1/√3। अब tan अल्फा का वैल्यू आया आपको 1/√3 मतलब अल्फा कितना 30। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा वो निकालिए और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम लोग निकालिए वेक्टर को। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको प्रूफ करना है कि AC प्लस BD इक्वल टू 2BC आना चाहिए और आपको ये क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी दे रखा है। तो क्वेश्चन में फिगर देखते समय ध्यान रखना है रे का कि टेल और हेड क्या है। जैसे ये AB वेक्टर है, इसका ये टेल है और ये हेड है, ठीक। तो गौर से देखो अगर ये AB वेक्टर और ये BC वेक्टर को अगर हम लोग AB को ऐड करते हैं BC के साथ तो देखिए AB वेक्टर का यहाँ हेड और इस वेक्टर का टेल, मतलब दोनों वेक्टर का हेड टेल साथ में है। और ये जो है ये आपका AC वो क्या है गौर से देखो तो AC है आपका वेक्टर A के इनिशियल से वेक्टर B के हेड को ज्वाइन किए हैं, टेल से हेड को ज्वाइन किए। ये क्या है रिजल्टेंट है। रिजल्ट मतलब AB और BC को जोड़ने पर जो आएगा वो आपका क्या बनेगा AC आपको गिवन है, ठीक है। बताए थे दो वेक्टर को ऐड करने पर रिजल्टेंट आता है वही आपका AC दे रखा है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ऐसे ही आप इस फिगर में देखो ये आपका BC, ठीक है, लिखते हैं BC प्लस BC में अगर CD को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा ये आपका निकल के आ जाएगा BD, क्योंकि BD भी क्या है रिजल्टेंट है किसका BC और CD का रिजल्टेंट है BD, क्योंकि ये BC रिजल्टेंट क्यों है क्योंकि इसके इनिशियल से इसके फाइनल को ज्वाइन किए इसलिए रिजल्टेंट हो गया। इसको ऐड कर दिया, चलिए दोनों ऐड करते हैं। ये क्या बनेगा AB प्लस BC प्लस BC कितना हो गया 2BC प्लस लास्ट बचा यहाँ CD इक्वल टू ये इधर आपका आ गया AC प्लस BD। देखो अरे चलो LHS तो निकल गया AC प्लस BD, हमको अब इधर लाना है क्या 2BC, अब मतलब ये दोनों कैंसिल होना चाहिए। अब गौर से देखो कैंसिल होगा कैसे, अगर आप देखो AB वेक्टर मेरा किधर है इस डायरेक्शन में है, AB वेक्टर इधर, बताओ माइनस के AB वेक्टर किधर होगा, माइनस के AB वेक्टर होगा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब इधर इससे इस फिगर को कंपेयर करो तो ये तो AB है, ये माइनस का जो AB लिखे हैं वो एक्चुअली इसमें क्या है CD है, मतलब इसको हम लोग CD भी लिख सकते हैं, मतलब जहां जहां CD है उसको रिप्लेस करके हम लोग माइनस का AB लिख सकते हैं। चलिए पुट करते हैं, ये बन गया AB प्लस 2BC और CD की जगह लिख सकते हैं माइनस का AB और सीधा रहने दीजिए ऐसे AC प्लस BD। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, निकल के आ गया 2BC इक्वल टू AC प्लस BD।
बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया? डन? कोई कंफ्यूजन है? तो हम लोग क्या देखें, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट मतलब बोले तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, वेक्टर a प्लस बी का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हमको चाहिए कि दो ये फोर्स मतलब r मैक्सिमम कितना होगा और r मिनिमम कितना होगा, मतलब दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम कब दो वेक्टर को जोड़ने पर मैक्सिमम आएगा, कब दो वेक्टर को जोड़ने पर मिनिमम आएगा, वही आपका हो गया, वही r मैक्सिमम और r मिनिमम निकालना है। तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि cos थीटा का या फिर sin थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ये जानते हो कि cos थीटा होता है -1 से लेके 1 तक और sin थीटा भी सेम -1 से लेके 1 तक होता है। डन? ये आ गया, ये हमको पता है, इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे फाइनल। अगर हमको r मैक्सिमम चाहिए तो आपको इसके लिए थीटा, पहला केस, इफ थीटा अगर आपका हो जाए 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री तो बताइए 0 डिग्री मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर दोनों का सेम डायरेक्शन। अभी तो थीटा बीच के अंदर ये वेक्टर a हो गया, ये आपका वेक्टर क्या है b है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तभी थीटा 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 तो यहाँ 0 पुट कीजिए, जब यहाँ 0 पुट करोगे तो cos 0 का मान होता है 1, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लिखते हैं r मैक्सिमम आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos 0 का मान 1 पुट कर दिए तो 1 ही आ गया वापस से 2ab। ये एक्चुअली किसी का फॉर्मूला लिखा, किसका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस b के होल स्क्वायर का, रूट लगा हुआ, रूट लगा दीजिए, रूट से रूट कैंसिल, तो बन गया r मैक्सिमम का फॉर्मूला निकल के आ गया a प्लस b। मतलब कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों के बीच के एंगल अगर 0 डिग्री है, तो डायरेक्ट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो वो मेरा मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना फोर्स लगेगा वो निकल के आ जाएगा। अब मिनिमम के लिए देखते हैं। अब देखिए बस, अगर थीटा हो जाए आपका 180 डिग्री, इफ थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब क्या, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वेक्टर अगर ये a है, ये आपका b है, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। अब ये से तभी मिनिमम फोर्स लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। बताइए cos 180 का मान कितना होता है, वो होता है आपका -1। तो पुट करते हैं रिजल्टेंट में, तो r मिनिमम का फॉर्मूला हो जाएगा वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 की जगह कितना पुट करेंगे, -1, तो ये बन जाएगा माइनस, तो जब यहाँ माइनस तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का, रूट से रूट ये कैंसिल, तो r मेरा मिनिमम निकल के आ गया सिंपल a माइनस b, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। सिंपल है, अगर आप इधर किसी ब्लॉक पे इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो माइनस कर देंगे 10 में से 5, मतलब 5 न्यूटन का माइनस यहाँ करना है। समझ में आएगा नहीं आया बोलो? तो मिनिमम फोर्स के लिए माइनस करते हैं, मैक्सिमम फोर्स के लिए प्लस करते हैं। कब, जब थीटा 0 पे हो तभी मैक्सिमम निकल के आएगा, और जब थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगे तभी मिनिमम फोर्स निकल के आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया हेडिंग, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। देखिए डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बहुत इजी में समझाएंगे। अगर आपको ये वेक्टर है दिया हुआ, वेक्टर ए आपको गिवन है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। अगर इसको फिगर से दिखाएं, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, और ये है आपका z एक्सिस। एक वेक्टर है a, मान लीजिए ये वेक्टर a है जो कि दिया हुआ है यहाँ a1 i कैप b1 j कैप, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और ये वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। तो हम लोग अगर हमको आपको पहला निकालना है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LMN से, ठीक है। तो L बराबर, अगर आपको एंगल दिया हो सिंपल अल्फा बीटा गामा का पता हो डायरेक्ट, तो हम लोग डायरेक्ट L कैसे निकालेंगे, तो cos अल्फा को ही हम लोग L बोलते हैं, और M क्या होता है, cos बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, M बोलते हैं, और N हो गया cos गामा। ये तब अप्लाई करेंगे जब आपको एंगल पता हो, तब cos अल्फा cos बीटा cos गामा लगा के हम लोग डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ जाएगा LMN।
बट अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तो एल बराबर होता है आई का कोएफिशिएंट a1 बाय में इस पूरा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। अब m निकालना हो तो m क्या होगा, j का कोएफिशिएंट मतलब b1 बाय में वही सेम इसका मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये अप्लाई तब करेंगे जब आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब, और ये अप्लाई cos अल्फा cos बीटा तब अप्लाई करेंगे जब एंगल पता हो तब। ये आ जाएगा कितना, c1 बाय में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। बोलो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। डायरेक्शन रेशियो बहुत सिंपल है, अगर आपका वेक्टर फॉर्म में हो ऐसा तो वेक्टर फॉर्म में देख, जैसे एग्जांपल वेक्टर ए है आपका दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो आपको पूछे बताइए कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा, बस कोफिशिएंट को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, बस ये 2 और ये क्या है इसका -3, यही इसका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। जैसे यहाँ a1 b1 और c1 ये सब क्या कहलाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। डन, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया। चलिए अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको जैसे 2 पॉइंट पता हो, उसमें डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन दोनों निकालने बोल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन से लेते हैं। आपको ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट क्या है, बी है, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है। ये पॉइंट है 1, 2, 3, ये आप कर लेते हैं -1, 0, 3। ठीक है, सिंपल। आपको चाहिए सबसे पहले तो अगर 2 पॉइंट पता हो तो याद करो पोजीशन वेक्टर आपको ए बी वेक्टर निकालना सिखाए थे। क्या होता है x2 - x1, तो -1 बोले तो माइनस का 2i कैप, 0 - 2 माइनस का 2j कैप, और 3 - 3 0 के कैप नहीं लिखेंगे। ये मेरा वेक्टर निकल के आ गया। तो बताइए जब वेक्टर निकल के आ गया तो सिंपल नाम से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मतलब L, M और N। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है तो अगर L निकालना हो तो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पता है आएगा कोएफिशिएंट क्या है यहाँ -2 बाय में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये बन गया -2 बाय में ये 4 कितना √8। तो दिक्कत तो √8 को लिख सकते कितना, -2 बाय में 2 कितना 2। बोलो कोई दिक्कत, तो √2 लिख सकते हैं ना, इससे कैंसिल हो गया, आ गया ये -1 बाय √2। ऐसे m क्या निकल के आ जाएगा, j का कोएफिशिएंट -2 बाय में ये सेम √8, ये भी उतना ही निकल जाएगा -1 बाय में √2, क्योंकि दोनों सेम दे रखा था इसीलिए। n क्या होगा, n हो जाएगा डायरेक्ट 0, क्योंकि k क्या आपका दिया हुआ नहीं, k का कुछ नहीं दिया तो आपको इसको 0 मानेंगे, तो 0 में समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 निकल के आ गया। तो जब l m n का वैल्यू निकल के आ गया तो अब याद रखो कि जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन L M N गिवन हो, इसका कंडीशन होता है अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन चेक करना हो कि सही है या नहीं है, तो कंडीशन होता है कि L² प्लस M² प्लस N² करने पर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कंडीशन है कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है L M N तीनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तभी हम लोग समझेंगे कि मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ डायरेक्शन कोसाइन निकला हुआ सही है। अब जब L M N का वैल्यू पता है तो हम लोग cos अल्फा cos बीटा में निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको cos अल्फा के बराबर कर देंगे और इसको cos बीटा के बराबर कर देंगे। ऐसे ये आ जाएगा cos गामा भी निकल के आ जाएगा, तीनों एंगल निकल के आ जाएगा। तो हमको सिंपल डायरेक्शन क्वेश्चन पूछा था, मतलब L M N निकाल के देखते एंगल पूछता तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा करके तीनों को इसको बराबर कर देते हैं, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा और यहाँ गामा निकल के आ जाएगा। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डायरेक्शन क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, एलिमेंट, तो इन तीनों का स्क्वायर करने पर हमेशा 1 आना चाहिए। या फिर बहुत सारे क्वेश्चन को इस चीज को अप्लाई करके हम लोग यूज भी करते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं आसान से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है और बोल रहा है कि वेक्टर जो है वो आपको वेक्टर पता नहीं, बस बोला है कि वेक्टर जो वो इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। पता है इसका फिगर बना है, तो अगर ये वेक्टर ए है तो वो वेक्टर ए सबके साथ इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब अगर ये अल्फा है ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ये भी क्या होगा, अल्फा। यही आपको क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो जब आपको एंगल पता है कि तीनों एंगल इक्वल होगा, मतलब cos सिंपल अल्फा, पहले लिखते थे अल्फा बीटा गामा लेते थे,
ये तीनों इक्वल होते हैं, तीनों को हम लोग मान लेते हैं अल्फा ही मान लेते हैं, अल्फा अल्फा अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं तो कॉस अल्फा भी उतना ही होगा जितना कॉस बीटा होगा, उतना ही क्या होगा कॉस गामा होगा। और हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब एल का वैल्यू हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, कॉस अल्फा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। एम इसी को बोलते हैं, एम का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये तीनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, ये भी कॉस अल्फा लिख सकते हैं, इसको भी कॉस अल्फा, तो 3 कॉस अल्फा, तीनों कट गए, ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, क्या बनेगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहां से हमको निकल के आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा बराबर कितना प्लस माइनस 1/√3, सॉरी रूट लगाएंगे, ये ऑलरेडी रूट 1 का रूट 1 ही होगा, तो बाय में 3 था, 3 का रूट 2 ये हमको cos अल्फा cos बीटा निकल के आ गया, क्योंकि तीनों इक्वल था तो हम लोग cos अल्फा ही आया, cos बीटा भी यही लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√3, और cos गामा भी यही होगा क्योंकि तीनों बराबर था प्लस माइनस 1/√3। और इसी को बोलते हैं L, ये आ गया L, इसी को बोलते हैं M, ये आ गया M, और इसी को बोलते हैं N। ये तीनों निकल के आ गया L M N का वैल्यू। हमको क्वेश्चन वही पूछ रहा था, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। डन, कोई दिक्कत? देखो सेक्शन खोलेगा, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इसको सी पॉइंट ना कुछ रेशियो में कट करे, लाइक m और n के रेशियो में कट करे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो x1, y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो x2, y2। अगर आपको सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, m इंटू इसका कोऑर्डिनेट x2 प्लस n इंटू x1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय में दोनों का सम। ये पहला कोऑर्डिनेट निकल के आता था x का, ये x कोऑर्डिनेट c का। y कोऑर्डिनेट किस निकल के आएगा, ऐसे y कोऑर्डिनेट को m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय में m प्लस n। ये आता था c का कोऑर्डिनेट अगर c m और n के रेशियो में कट करे तब। ये कब था, जब कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट का पता होता। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे ही आपको सेम पॉइंट, ऐसे आपको वेक्टर पॉइंट ए दे रखा है जिसका यहाँ वेक्टर ए दे रखा होगा, यहाँ पॉइंट बी है जिसका वेक्टर फॉर्म में वेक्टर बी दे रखा होगा, और आपको एक सी निकालना है जो इसको एम और एन के रेशियो में कट कर रहा है। तो सी पॉइंट जो निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, जो कैसे निकालेंगे, वो आएगा एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर बाय में दोनों का सम। बस देखिए तो गौर से सिमिलर, बस इसी जैसे मिलता जुलता दिख रहा है सेक्शन फॉर्मूला। बस m इंटू बी, जैसे यहाँ भी m इंटू x2 लेते थे, ऐसे ही m इंटू बी और n इंटू ए लिए, दोनों का नीचे में सम करके नीचे में सम कर दिए। जैसे आप छोटा सा इसमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपको वेक्टर ए दे रखा है कुछ, मान लेते हैं 2i कैप प्लस j कैप, और वेक्टर बी दे रखा है लाइक 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, और आपको बोला है c जो इसको है कुछ m और n के रेशियो में कट कर रहा है, तो c वेक्टर क्या निकल के आएगा, वेक्टर c जो आएगा वो कैसे निकालेंगे। वेक्टर c निकालने के लिए क्या करेंगे, m इंटू, तो m और m का वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं, या इसको 2, इसको क्या मान लेते हैं 1। तो क्या होगा m इंटू b, तो 2 इंटू इस पूरा, तो 2 को सब में मल्टीप्लाई कर दें क्या बनेगा, मतलब 2 इंटू 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप प्लस 1n है ना, n इंटू ए, तो n की जगह यहाँ क्या है 1 है, 1 इंटू ए वेक्टर दे रखा है, तो 1 इंटू वेक्टर ए दे रखा है आपका 2i प्लस j बाय में दोनों का सम बोले तो 2 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, कितना बन गया, ये 6 और ये 2, 6 2 कितना हो जाएगा आपका, बोलो 8 में i कैप। ठीक है, ये 3 + 6 और ये 2, 2 इंटू 1, तो i कैप हो गया 8 का, ये माइनस का 2j कैप और यहाँ का प्लस का j कैप। ठीक, फिर ऐसे ही यहाँ प्लस का 2k कैप, और ये इसमें k कैप तो है नहीं, बाय में दोनों का सम तो 3। स्टेप और क्या बनेगा 8i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप बाय में 3। यही मेरा निकल के आ गया c वेक्टर, जो c जो है c वेक्टर जो m और n के रेशियो में कट कर रहा होगा, तो c का वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गया। यही है सेक्शन फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब इसी में देखो, अगर
अगर आपका सी आपका मिड पॉइंट हो जाए तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा, छोटा है। अगर आपका सी क्या बोल दे मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करते थे, अगर आपका ये वेक्टर पॉइंट ए है जिसका यहाँ वेक्टर ए दे रखा है, यहाँ पॉइंट बी है जिसका वेक्टर बी दे रखा है, और सी जो है इसका बोल रहा है मिड पॉइंट है। सी अगर मिड पॉइंट है तो वेक्टर सी डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का सम बाय मिड पॉइंट। ऐसे इसमें मिड पॉइंट में भी अगर ये सी क्या हो जाए मिड पॉइंट हो जाए, अगर पॉइंट फॉर्म में होता है सी अगर क्या हो मिड पॉइंट हो, तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाय में इन दोनों की जगह 1 1 हो जाएगा तो 2, और ऐसे ही y1 प्लस y2 बाय में 2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा जब कब, जब सी क्या हो आपका मिड पॉइंट हो, तब ये क्या है पॉइंट फॉर्म में, और ये क्या था वेक्टर फॉर्म। डन, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिए हम लोग, फिर डायरेक्शन रेशियो भी पढ़ लिए और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि दो वेक्टर को आके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। तो देखो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो मेथड, ऐसा हो सकता है कि अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करो वेक्टर के साथ, अगर वो आ जाए स्केलर, क्या आ जाए वो स्केलर आ जाए, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई के स्केलर नंबर बन जाए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको फोर्स क्या वेक्टर इनटू इसके साथ करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या वेक्टर है, तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको निकल के आता है वर्क। वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो वही दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर स्केलर आता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो वापस से वेक्टर आ जाए, जैसे छोटा सा एग्जांपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है तो इसको बोलते हैं टॉर्क। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हुआ कि दो पॉइंट के बीच का सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ये वेक्टर ही होगा, तो क्या निकल के आता है टॉर्क निकल के आता है। तो टॉर्क जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए वेक्टर आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो चलिए आप पढ़ देंगे करके डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ये बेसिक था बस कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर कब आएगा, जब डॉट करेंगे। वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई में क्रॉस का वेक्टर वापस कैसे आएगा, जब हम लोग क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। अगर ये वेक्टर आपका ए हो, ये वेक्टर क्या हो आपका बी, बीच के एंगल थीटा हो, तो ए डॉट वेक्टर ए का डॉट करेंगे बी के साथ, वो वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, सिंपल ए बी कॉस थीटा। अब देखो दो वेक्टर को डॉट करने पर वापस से क्या आना चाहिए, स्केलर नंबर आना चाहिए। जस्ट देखें कि दो वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है स्केलर नंबर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब जब दो वेक्टर को डॉट करेंगे तो ये नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, स्केलर नंबर आएगा। स्केलर नंबर बोले तो ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। या फिर ये नंबर क्या बनेगा, स्केलर नंबर बनेगा। और लिख सकते हैं ए बी cos थीटा क्या होगा, ए बी जो cos थीटा आएगा ये क्या होगा, स्केलर नंबर आएगा, स्केलर या क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ए डॉट बी करने पे स्केलर नंबर आएगा, इसलिए इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। तो अब देखते हैं, तो और ये एक चीज और याद रखिए, वेयर जहां स्मॉल ए क्या है हमेशा बताए थे, जैसे एडिशन में भी a प्लस बी का जो फॉर्मूला आया था वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें भी बताए थे कि a जो होता है वो बताता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a के। स्मॉल b क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और थीटा क्या होता है, एंगल दोनों के बीच का।
एंगल बिटवीन ए एंड बी। और एंगल कैसे निकालते हैं वही बताए थे, दो वेक्टर का हेडर साथ में होना चाहिए या टिल्टल साथ में होना चाहिए, तभी दोनों बीच का एंगल निकल कर सकता है। ये था डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब देखिए, अब जब देखें कि हम लोग कि ए डॉट बी बराबर क्या देखे, ए बी कॉस थीटा, तो यहां से हम लोग अगर कॉस थीटा को सेपरेट करेंगे तो सिंपल बोले तो दोनों वेक्टर के बीच का अगर हमको एंगल निकालना हो और डॉट प्रोडक्ट पता हो तो क्या करेंगे, ऊपर में दोनों का ए डॉट बी बाय में क्या बन जाएगा, ए बी। इससे हम लोग दो वेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं। जब वेक्टर फॉर्म में पता हो तो क्या करेंगे, ऊपर में दोनों का डॉट, नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि स्मॉल ए और बी क्या होता है, हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए नीचे में मैग्नीट्यूड ऊपर में डॉट। अब डॉट करते कैसे हैं, सिंपल वे में डॉट कैसे करेंगे, ये तो देख लीजिए, एंगल बराबर का होता है cos थीटा बराबर a डॉट b। अब a डॉट b करने के लिए क्या अप्रोच करेंगे वो देखो, ये फॉर्मूला उल्टा है, देखिए कैसे डॉट करेंगे। सिंपल में वेक्टर पता हो, जैसे वेक्टर a पता हो, a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप। वेक्टर b पता हो, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर हमको a डॉट b करना है तो डॉट के लिए क्या करते हैं, बस सारे कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यहां हो जाएगा a1 a2 प्लस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म नहीं आएगा डॉट करने पर हमेशा स्केलर आता है, इसीलिए i कैप j कैप इसमें नहीं लिखेंगे, इसीलिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बस डॉट के लिए जाता है। और एक छोटे से नंबर एग्जांपल्स देखें, अगर ये आए 2i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप, दूसरा वेक्टर है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। अगर आपको पूछे बताइए कि a डॉट b क्या होगा, तो सबके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into यहां पूछे तो -1 क्या बनेगा -2 प्लस तीन दोनों मल्टीप्लाई क्या बनेगा वापस से -2 2 into -1 माइनस का 2 फिर प्लस 3 into -1 बोले तो -3 सब काट करो, -2 -3 कितना बन गया, ये 4 7 -7, यही आ गया a डॉट b। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया डॉट b। चलिए अब देखिए कुछ केस, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे हम लोग इसका, कि अगर बोले कि आपको वेक्टर ए जो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के साथ, मतलब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो अभी जस्ट हम लोग देखें ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। cos थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो बताइए ए बी cos 90 का वैल्यू कितना 0, तो क्या बनेगा a डॉट b बराबर 0 इंटू समथिंग कितना 0। तो बस ये याद रखिए क्या, कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो दैट मींस कि थीटा अगर 90 डिग्री हो तब सिंपल ये अप्लाई करेंगे कि a डॉट b को 0 के बराबर कर देंगे। और a डॉट b कैसे करते हैं, जस्ट यहां देखे थे कोएफिशिएंट को बस मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि आपको a प्लस b का डॉट करना है a माइनस b के साथ, वो बराबर 8 गिवन है, और a का मैग्नीट्यूड बोल रहा है a टाइम्स किसके b के मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। तो सिंपल ये बार-बार मॉड हमने लिखी है क्योंकि हम लोग बताए थे a को मॉड को सिंपल हम लोग a भी बोल सकते हैं, ये पता है, ऐसे b के मॉड को b भी बोल सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन, ध्यान रखना ये स्टेप में बहुत बार यूज होगा, तो ये बता रहे हैं कि a प्लस b का हमको डॉट करना है किसके साथ, a माइनस b के साथ। ध्यान दीजिए, ये दो वेक्टर का डॉट करना हो तो क्या करेंगे, a का डॉट a के साथ कीजिए, a का वेक्टर डॉट a डॉट b होगा, फिर प्लस फिर a का इसके साथ क्या बनेगा माइनस का a डॉट b, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अब इसके साथ तो क्या होगा प्लस का b डॉट a, फिर ऐसे ही माइनस का b डॉट, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, बराबर 8 दे रखा था तो बराबर 8 यहाँ इक्वल टू 8 लेंगे। अब एक चलो a का डॉट a के साथ, a का डॉट a को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, या तो मॉड a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या सिंपल a का स्क्वायर भी बोलते हैं, माइनस ये बन गया a डॉट, इसको ऐसे रहने देते हैं a डॉट b प्लस ये बन गया b डॉट a, और ये बनेगा ऐसे ही, इसको लिख सकते हैं मॉड b का होल स्क्वायर।
इक्वल टू 8 है, इक्वल टू 8 समझ आया। ए डॉट ए को लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अब तो यही आपको याद रखना कि ए डॉट ए करेंगे तो मॉड ए का स्क्वायर, या सिंपल मॉड ए को हम लोग ए भी बोलते थे, लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस। अब देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला भी होता है ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए का भी फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब ए डॉट बी उतना ही होगा जितना बी डॉट ए होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा, b का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये हमको निकल के आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8। अब क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, गिवन आपको है कि a को मॉड ए को हम लोग सिंपल ए बोल सकते हैं, a बराबर दे रखा है 8 टाइम्स b, तो रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, जहां 8 है उसकी जगह 8b से, तो क्या बनेगा यहाँ 8b, ठीक है, चलिए कि उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से आ गया 63, बी स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय 63, तो यहाँ से बी बराबर निकल के आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 8 बाय 63। बी निकल के आ गया, जब बी निकल के आ गया आप यहाँ पुट करो तो ए भी निकल के आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत यहाँ से। देखिए वेक्टर में क्या पता है कि वेक्टर आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, और पूछ रहा है लैम्डा क्या होगा कब, जब a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल मतलब होता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। मतलब सिंपल ये कि a प्लस b जो होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, a माइनस b। ऑर्थोगोनल का मतलब दो वेक्टर आपस में, ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा, जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे i कैप j कैप क्या होता है, आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, होता नहीं, x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों आपस में परपेंडिकुलर। इसका मतलब हुआ कि जब तीनों परपेंडिकुलर तो तीनों को बोल सकते हैं कि i कैप j कैप k कैप क्या होता है, आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, तो वही है कि a प्लस b एंड a माइनस b क्या ऑर्थोगोनल है, तो क्या कर दिए a प्लस b परपेंडिकुलर a माइनस b के। बताओ अभी थोड़ा देर पहले बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन लगाते हैं, ए परपेंडिकुलर अगर बी के हो जाए तो हमेशा करेंगे ए डॉट बी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। ओके, थोड़ा देर पहले अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाता है तो मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी अगर ए प्लस बी जो होगा वो परपेंडिकुलर है ए माइनस बी का, इसका मतलब इस पूरा ये का और इसका दोनों का डॉट करेंगे तो उसको 0 के बराबर, तो चलिए दोनों का डॉट करते हैं। ए प्लस बी का डॉट a माइनस बी के साथ वो कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये वाला कंडीशन के अकॉर्डिंग। बताइए a का डॉट a के साथ क्या बनेगा, डायरेक्ट a स्क्वायर, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में किए थे a डॉट a लिखे थे, उसको डायरेक्ट a स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब a इसका तो माइनस का a डॉट b, फिर प्लस इसके साथ तो क्या बनेगा b डॉट a, फिर b इंटू माइनस का b डॉट b को b स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। ये दोनों कैंसिल, क्योंकि बात बोले थे a डॉट b उतना ही होता है जितना b डॉट a, दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। a यहाँ क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, मतलब ये लिखा हुआ वेक्टर a का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर बराबर 0। ये आपको क्वेश्चन में इतना निकल के आएगा। अब हमको वेक्टर a का मॉड चाहिए, लेकिन वेक्टर a का मॉड नहीं दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर a का मॉड निकालिए। वेक्टर a का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सबके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49, तो कितना हो गया ये रूट अंडर 51। अब ऐसे ही हम लोग b का मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो वो लैम्डा के टर्म में आएगा, क्योंकि b में लैम्डा दिया है, ये निकल के आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बोले तो 1, और लैम्डा का स्क्वायर ये बन गया रूट अंडर 26 प्लस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ दोनों का पुट करते वैल्यू, ये हम मॉड ए मॉड बी निकाल लिए, तो मॉड ए का वैल्यू लिख सकते हैं रूट अंडर 51, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, माइनस बी के जगह ये पूरा वैल्यू रूट अंडर 26 प्लस लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0।
स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बना आपका 51 माइनस का 26 प्लस माइनस माइनस का लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों सॉल्व कीजिए तो 51 में से 26 गया कितना होगा बताओ? 5 ये हो गया 5 और ये इधर बन गया 25। लैम्डा इसको उधर भेजे तो इधर आ गया लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या निकल के आएगा प्लस माइनस 5, क्योंकि रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 लैम्डा को निकल के आएगा। आपको क्वेश्चन में वही बोल रहा था कि लैम्डा क्या होगा। डन। तो दो वेक्टर पहले परपेंडिकुलर कर लिए क्योंकि ऑर्थोगोनल बोला था, और जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दोनों का डॉट करके 0 कर लिए। अब यहाँ a स्क्वायर इसलिए है क्योंकि वेक्टर a को a के साथ डॉट करते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट a का स्क्वायर लिख सकते हैं, या पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको। फिर बताया कि a डॉट b उतना ज्यादा जितना b डॉट a, दोनों प्लस माइनस में है इसलिए कैंसिल कर दिए। यहाँ बता b स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करके अब यहाँ a और b बताता मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर दिए, सॉल्व किए, लैम्डा का वैल्यू निकल गया। डन। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा नॉट पर कुछ पढ़ लेते हैं, डॉट का कंडीशन क्या क्या होता है। अगर अभी हम लोग क्या देखें कि a डॉट b का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, ab cos थीटा। अगर आपको पूछे बताइए i का डॉट i के साथ करेंगे कितना होगा, तो बताइए a की जगह भी i है, b की जगह भी i है, क्या लिख सकते हैं वेक्टर i का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये b यहाँ मैग्नीट्यूड होता है, इनटू b की जगह भी i है तो उसका भी मैग्नीट्यूड इनटू cos। अब दोनों जब सेम डायरेक्शन में है, i भी इधर दूसरा i भी इधर, दोनों जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ पुट करते हैं cos 0 का मान 1 होता है। अब ये i क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये भी i क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, cos 0 भी 1, कितना निकल के आ गया 1। तो क्या देखें कि i का डॉट i करने पर 1, तो ऐसे ही हम याद रखेंगे i का डॉट i करने पर भी 1, ऐसे ही j का डॉट j के साथ, चाहे k का डॉट k के साथ, सब कितना होगा 1 के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको कोई ये बताइए i का डॉट j के साथ करेंगे तो कितना होगा, सेम अप्लाई करेंगे, यहाँ i का मैग्नीट्यूड इनटू j का मैग्नीट्यूड इनटू, अब ये i और j के बीच में कितना एंगल, इधर हो गया i, इधर हो गया j, बीच का एंगल 90, तो cos 90 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, cos 90 0 होता है, 0 into समथिंग पूरा बन जाएगा 0। तब से क्या पढ़े, i का डॉट j के साथ करो, चाहे आप j का डॉट k के साथ करो, क्योंकि सब आपस में परपेंडिकुलर होता है, और i का डॉट भी k के साथ, सब आपस में परपेंडिकुलर, इसीलिए सब का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस क्या बोले, अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए वापस से वेक्टर ही आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोले, अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस से क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो अब जब ये वेक्टर आएगा तो वेक्टर में दो चीज, पहला तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। वेक्टर में दो चीज जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्टेंट आएगा वो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका क्या है बी है, बीच के एंगल क्या हो थीटा, तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट करने का वो होता है ए बी साइन थीटा। ये सिर्फ बताएगा मैग्नीट्यूड को, अब हमको चाहिए इसमें डायरेक्शन भी, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए इसमें लगाते हैं हम लोग एन कैप। एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। इसको लिख देते हैं, ये इतना पार्ट आपका हो गया मैग्नीट्यूड और ये पार्ट हो गया आपका डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है, अगर आपको देखिए बहुत आसान है राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना। अगर आपको ए क्रॉस बी करना है, ए की तरफ हाथ रखिए और इसको क्रॉस कीजिए बी की तरफ, फुल फिंगर को बी की तरफ क्रॉस कीजिए। थंब मेरा किधर आया, एबव द सरफेस, एबव द सरफेस मतलब परपेंडिकुलर इधर। तो पता है इधर की तरफ कौन सा एक्सिस होता है,
याद कीजिए, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड होता है, ये जेड एक्सिस होता है। और प्लेन जेड एक्सिस की तरफ कौन सा कैप लगाते हैं हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए? के कैप लगाते हैं। तो अब क्या देखें कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आया वो किस डायरेक्शन में आया? के कैप के तरफ। बोलो कोई दिक्कत? अब ऐसे ही अगर आपको पूछने बताइए कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन देखेंगे कि बी क्रॉस ए चाहिए तो बी की तरफ हाथ रखिए, उसको क्रॉस करिए ए की तरफ। मेरा थंब किधर गया? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है तो अंदर की तरफ होगा माइनस जेड एक्सिस, मतलब ऊपर की तरफ अगर के कैप है तो अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस का के कैप। इसमें लगा देंगे माइनस का के कैप। तो बताइए डायरेक्शन देखना सीख है, राइट हैंड थंब कैसे अप्लाई करेंगे? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे। दो वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर पता हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट रूल मेथड अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी कैसे अप्लाई करेंगे? अगर आपको वेक्टर ए पता हो, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ऐसे आपको वेक्टर बी पता हो, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब क्या चाहिए हमको? a क्रॉस b चाहिए। a क्रॉस b के लिए क्या बोले? डिटरमिनेंट सॉल्व कर। तो मॉड यहाँ लिखिए आई, यहाँ सेकंड वाला माइनस का जे होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप या तो फॉर्मूला में डायरेक्ट लास्ट में आप माइनस जे लिखिए, माइनस लगाइए, या सेकंड टर्म हमेशा माइनस में होता है इसलिए माइनस पहले ही लगा दीजिए ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, अब सब कोएफिशिएंट को लिखिए। पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2। बस दोनों में क्या करेंगे? डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, अगर i वाले को मल्टीप्लाई करना है तो i वाले को लिखिए, इसके रो और कॉलम मॉडल देंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं। और ये क्या होता है? आपका कॉलम होता है। ये लाइन क्या है? कॉलम। तीन रो और तीन कॉलम। ठीक, तो अगर हमको आई का चाहिए तो आई जिस रो कॉलम में प्रेजेंट उसको ढक दीजिए, ढक दिए। इतना क्या होगा? b1 इंटू c2, बीच में माइनस साइन देते हैं, फिर c1 b2। इसमें ये आई वाले को मल्टीप्लाई किया इसलिए लगा दी इसमें आई का, फिर माइनस तो माइनस जे कब लिखेंगे लास्ट में, फिर आप जे वाले को ढक दीजिए। अगर जे वाले को ढकिएगा तो क्या बनेगा? a1 c2 माइनस साइन, फिर a2 c1। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसमें लगा देंगे जे कैप और प्लस में के कैप, पता नहीं प्लस में आएगा। तो ये वाले को ढकिए, पहले a1 b2 माइनस a2 b1, इसमें लगा देंगे के कैप। इसी से हम लोगों को ये क्या है? देखो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आया, इसका मतलब वेक्टर आया। इसीलिए हम लोग दो वेक्टर को ऑब्वियस सी बात, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने पर वापस से वेक्टर ही आता है, इसीलिए आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व कर से अप्लाई करेंगे। तो छोटा सा एग्जांपल, वेक्टर ए देखा आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 3 के कैप। वेक्टर बी पता है 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, या यहाँ सिर्फ ले लेते हैं के कैप। डाटा इजी लेते हैं ताकि सॉल्व करें। इसमें देखिए आई कैप नहीं है, मतलब आई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जीरो मान के चलिए। अब हमको अप्लाई करना है कि a क्रॉस b अब क्या वही डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए। यहाँ i माइनस j, यहाँ k, सभी कोएफिशिएंट लिखिए। यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ क्या है? माइनस का 1, यहाँ क्या है? 3। फिर i का, यहाँ i का पार्ट नहीं है तो कुछ नहीं है तो 0, फिर यहाँ तो ये नहीं 1 सोचने का, यहाँ है माइनस, कुछ नहीं है तो 0, 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया, अब अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? i वाले को ढकिए, तो -1 into -1 कितना? 1, फिर बीच में माइनस साइन देते हैं, 3 2 जा 6, इसमें लगा दिए i हो गया i वाले। अब जे वाले को ढकिए, तो माइनस साइन पहले दे देते हैं क्योंकि इसमें माइनस आता है। जे वाले को ढकिए क्या होगा? 1 into -1 माइनस का 1, फिर 3 into 0 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, कुछ लिखना है बस इसमें लगा दिया डायरेक्ट का जे का। अब के वाले को तो प्लस में, के वाला ढकिए, 2 into 1 2, बीच में माइनस साइन, फिर 1 into 0 0 ही हो जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें हो गया के कैप। इसको फाइनली आ गया ये माइनस का 5 आई कैप माइनस प्लस का 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट जे कैप प्लस का 2 के कैप। बस देखिए दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते, ये हो गया। अब आई का क्रॉस जे के साथ, जे का क्रॉस के साथ कैसे अप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से।
देखिए क्या, देखिए इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस इधर होता है आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। एक्चुअली जेड एक्सिस कैसे है, ये इधर नहीं है, एक्चुअली ये इधर है, अबव द सरफेस, और माइनस जेड एक्सिस बिलो द सरफेस। इधर हो गया के कैप, बिलो की तरफ माइनस के कैप। अगर इधर आपका एक्स एक्सिस है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस। अगर इधर आपका लगाएंगे आई कैप तो इसके जस्ट इधर वाला क्या होगा, माइनस का आई कैप। इधर आपका जे कैप है, इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप इधर, और ऊपर की तरफ है के कैप, नीचे की तरफ होगा माइनस का के कैप। डन ऑप्शन। अगर आपको पूछ दे बताइए आई का क्रॉस जे के साथ क्या होगा, आई का क्रॉस किसके साथ, जे के साथ। देखिए आई मेरा इधर, ठीक है, आई की तरफ रखिए हाथ, उसका क्रॉस करना है जे की तरफ, जे की तरफ क्रॉस कीजिए। मेरा हम किधर आया, अबव द सरफेस, अबव द सरफेस मतलब जेड एक्सिस में कौन सा कैप लगाएंगे, ठीक है। ठीक, अब अगर आपको पूछते बताइए के का क्रॉस जे के साथ क्या है, ठीक है, तो के का क्रॉस जे के साथ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए के का क्रॉस करना है जे की तरफ, के मेरा किधर, अबव द सरफेस, अबव द सरफेस मतलब कैसे, अबव द सरफेस, उसका क्रॉस करना है किसके तरफ, जे की तरफ। रखिए कैसे रखेंगे, अगर हम इधर प्लेन में देखेंगे तो इधर हो गया आई कैप, और इसके तरफ हो गया वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस। तो अगर हमको करना है के का क्रॉस जे के साथ, तो के ऊपर हो गया, उसका क्रॉस कीजिए जे के साथ, जे क्या है इधर की तरफ, मेरा थंब आया इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कौन सा क्या बोलेंगे, माइनस का आई कैप, तो हो जाएगा माइनस का आई कैप। ये बार बार कंफ्यूज हो जाएगा, आपको कंफ्यूज करोगे, उससे अच्छा आप क्या करेंगे, ट्रिक लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर आपको क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको लेना है माइनस साइन नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको लेना है पॉजिटिव। अब क्या करें, एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में क्या, यहाँ ले लिए आई, यहाँ जे, यहाँ क्या लेंगे के, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। तो इसमें डायरेक्शन आराम से पता चल जाएगा आपको कि ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए अप्लाई करते हैं, आई जे, आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ, तो आना तो चाहिए आई जे के बाद के तो लिख देंगे। अब ये प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आई का जे, ये कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस देते हैं, इसलिए प्लस का सिर्फ क्या के क्या हो जाएगा। ऐसे अगर पूछ देता बताइए जे का क्रॉस आई के साथ, तो बताइए जे किधर, जे मेरा इधर, जे का आई की तरफ आना है, जे आई के बाद क्या आ रहा है के तो लिख दिए, बट ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए लगा दिए इसमें माइनस। बोलो कोई दिक्कत, और भी कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। अगर पूछ दे बताइए के का क्रॉस जे के साथ, जैसे यहाँ लिखे हैं, तो इस मेथड से देखिए कैसे, के जे, के का जे के साथ करना है, के जे के बाद क्या आ रहा है आई, तो पहले आई लिख दिया, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, इसलिए इसमें माइनस लगा दिया। डन, कोई दिक्कत। चलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करके, और ये आई का जे के साथ, जे का के के साथ कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो ट्रिक भी देखिए। तो ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म।